अगर आप अग्निवीर पेपर की तैयारी कर रहे हो तो फटाक से पेन और कॉपी लेकर बैठ जाओ। आज के इस वीडियो में टोटल 30 प्रश्न लिए गए हैं। 15 प्रश्न सामान्य ज्ञान के रहने वाले हैं और 15 प्रश्न सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं। पूरा प्रश्न समाप्त होने के बाद लास्ट में ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना कि इन 30 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। और पूरा प्रश्न को आप लोग को ध्यान से सुनना है और सभी प्रश्नों को आप लोग को अपने कॉपी में लिखते हुए चलना है, ठीक है ना। क्योंकि संडे के दिन दोबारा मैं सभी प्रश्नों का रिवीजन कराऊंगा। सबसे पहला प्रश्न है कि साल 2025 में 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा। ये करंट का प्रश्न है और अग्निवीर के पेपर में करंट का प्रश्न ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपके सामने 4 ऑप्शंस है, भारत, बांग्लादेश, थाईलैंड और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपका बांग्लादेश हो जाएगा। बांग्लादेश इज राइट आंसर। साल 2025 में 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो ये बांग्लादेश करेगा। बांग्लादेश इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आप लोग गिनती करते जाना आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है और सभी प्रश्नों को आप लोग को अपने कॉपी में लिखते हुए चलना है, ठीक है ना। अगर कॉपी में नहीं लिख रहे हो तो भाई मतलब बार बार इस वीडियो को देखते रहना, हो सके तो डाउनलोड कर लेना या किसी भी तरह से आप वीडियो को देखते रहना और मेरे आवाज को सुनते रहना। क्योंकि मैं भी कभी कभी पढ़ता हूँ ना, तो मतलब जहाँ पढ़ता हूँ जैसे उनके वीडियो को डाउनलोड कर लेता हूँ और बार बार सुनते रहता हूँ, बार बार सुनते रहता हूँ, तो वो हमारे दिमाग में सेट हो जाता है। तो ऐसे आप लोगों को भी करना है, ठीक है ना। वैसे लिखना जरूरी है, लिखना जरूर, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि कामायनी की रचना किसने की। कामायनी की रचना किसने की। जयशंकर प्रसाद, बाणभट्ट और विष्णु शर्मा। उसके बाद से मेगास्थनीज दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर जयशंकर प्रसाद हो जाएगा, ठीक है ना। कामायनी की रचना किसने की, तो कामायनी की रचना जयशंकर प्रसाद ने की। कामायनी की रचना किसने की, कामायनी की रचना जयशंकर प्रसाद ने की। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर विष्णु शर्मा जो दिया है ना, यहाँ पर पंचतंत्र कोष्टक में रहना चाहिए। तो विष्णु शर्मा जो है पंचतंत्र के लेखक हैं, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। और ये जो है ना मेगास्थनीज, तो मेगास्थनीज इंडिका पुस्तक के लेखक हैं। आप सभी लोगों को मैं कई बार बता चुका हूँ इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, तो इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज है, ठीक है ना। पंचतंत्र के लेखक कौन है, पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। इस बार जो बीएसएफ का पेपर हुआ था, बीएसएफ ट्रेडमैन का, तो उसमें ये प्रश्न पूछा गया था, जीके में ये प्रश्न पूछा गया था कि पंचतंत्र के लेखक कौन है। जिनको पता था वो लोग तो इस पर ट्रिक लगा दिए थे। तो आप सभी लोगों को ये प्रश्न पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। प्यासी भूमि का देश किस देश को कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को, ब्रिटेन, ये डूबते सूर्य का देश हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद से फिनलैंड को, उसके बाद से जापान को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। किसे कहा जाता है आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। ये ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया इज राइट आंसर। प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। और ब्रिटेन को क्या कहा जाता है, डूबते सूर्य का देश कहा जाता है, ठीक है ना। ब्रिटेन को डूबते सूर्य का देश कहा जाता है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। और ये जो जापान है ना, ये उगते सूर्य का देश इसको कहा जाता है, जापान को। प्रश्न है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न एसएससी के पेपर में भी पूछा जा सकता है कि इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। यहाँ पर देखो राजस्थान रहेगा, यहाँ 9 आप लोग बना लेना, ठीक है ना। रौनक भाई टाइपिंग करते टाइम अपना दिमाग यहाँ पर नहीं रखा था, पता नहीं अपना दिमाग कहाँ पर रखा था। अभी मैं उसके पास फोन करके बता रहा हूँ। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। राजस्थान, नई दिल्ली, चेन्नई और कोयम्बटूर है। इसका राइट आंसर चेन्नई हो जाएगा। चेन्नई इज राइट आंसर। देखो टाइपिंग में अगर कहीं मिस्टेक होगा ना तो उसको आप लोग संभाल लेना, वैसे मैं आप लोग को बता दूंगा, लेकिन रौनक को मैं बोल दूंगा तो आगे से वो टाइपिंग में मिस्टेक नहीं करेगा। जब मैं नहीं बोलता हूँ ना, ज्यादा दिन हो जाता है बोले हुए, तो वो टाइपिंग इधर उधर कर देता है, उसका दिमाग यहाँ पर नहीं रहता है। देश का सर्वोच्च शौर्य सम्मान है। देश का सर्वोच्च शौर्य सम्मान कौन सा है। परमवीर चक्र, भारत रत्न, वीर चक्र और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका परमवीर चक्र हो जाएगा। परमवीर चक्र इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। ये प्रश्न इसी बार अग्निवीर जीडी के पेपर में पूछा गया था। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। लक्षद्वीप, लद्दाख और दिल्ली,
इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर लक्षद्वीप हो जाएगा। लक्षद्वीप इज राइट आंसर। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि बीपीएल का पूरा नाम क्या है। बीपीएल का पूरा नाम क्या है। विशाल पावर्टी लाइन, बड़ी पावर्टी लाइन, बिलो पावर्टी लाइन और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बिलो पावर्टी लाइन हो जाएगा। बिलो पावर्टी लाइन इज राइट आंसर। इस बार ये प्रश्न पूछा गया था अग्निवीर, जीडी, ट्रेडमैन और डब्ल्यूएमपी के पेपर में, ठीक है ना। बीपीएल का पूरा नाम क्या है, तो बिलो पावर्टी लाइन होता है बीपीएल का पूरा नाम, ठीक है ना। बिलो पावर्टी लाइन बीपीएल का पूरा नाम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है। रविंद्रनाथ टैगोर, बांकिम चंद्र चटर्जी और गोपाल कृष्ण गोखले, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बांकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा। ये गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है, तो बांकिम चंद्र चटर्जी है। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, अपने कॉपी में लिख लेना, ठीक है ना। और राष्ट्रीय गान जनगण मन के रचयिता कौन है, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूर्य ग्रहण कब होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये पैरामिलिट्री फोर्स में भी पूछा जा सकता है कि सूर्य ग्रहण कब होता है। चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है, पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आता है, सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच आता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तब जाकर सूर्य ग्रहण होता है, ठीक है ना। सूर्य ग्रहण कब होता है, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तब सूर्य ग्रहण होता है। चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है, ठीक है ना। चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तब जाकर सूर्य ग्रहण होता है। तो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि एशिया की सबसे लंबी नदी है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। हांग हो, मांग, तीसी और मेकांग और लेना। तो इसका राइट आंसर मांग तीसी हो जाएगा। मांग तीसी इज राइट आंसर। यहाँ पर मांग नहीं रहेगा, यांग रहेगा। मैं लिख कर भेजा था रौनक भाई के पास ना, तो शायद उसे लगा होगा कि मैं यहाँ पर मांग लिखा था, लेकिन यहाँ पर यांग था, ठीक है ना। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यांग तीसी है। यहाँ पर आप लोग यांग कर लेना, ठीक है ना। यहाँ पर तो लिखा भी नहीं जाता है, यांग तीसी आप लोग कर लेना। अपने कॉपी में सभी प्रश्नों को लिखते जाना, क्योंकि संडे के दिन मैं इसका रिवीजन कराऊंगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि लाहौर अधिवेशन कब हुआ। लाहौर अधिवेशन कब हुआ। 1920, 1922, 1929 और 1945 है। इसका राइट आंसर 1929 हो जाएगा। 1929 इज राइट आंसर। जितने लोग अभी तक मेरे व्हाट्सएप चैनल में नहीं जुड़े हैं तो पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हैं यार। व्हाट्सएप चैनल ANDC के नाम से है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से जाकर आप लोग व्हाट्सएप चैनल में जुड़ जाना और टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ जाना। टेलीग्राम चैनल नीलेश ब्लॉग के नाम से है। अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है ना। और मैथ आप बिल्कुल जीरो से पढ़ना चाहते हो, आपको मैथ में कुछ भी नहीं आता है, तो बीसू सर मैथ का क्लास चैप्टर वाइज इसी चैनल पर पढ़ाए हैं। और पूरा मैथ का क्लास मैं प्ले लिस्ट में बना दिया हूँ। आप लोगों को चैप्टर वाइज सारा मैथ का क्लास मिल जाएगा, तो वो भी प्ले लिस्ट में है। प्ले लिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है ना। पहला चैप्टर से आप लोग मैथ पढ़ना, 54 क्लास है। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। लग रहा है कि आज रौनक भाई बेहोश हो गया था, ठीक है ना। उसका दिमाग ठिकाने में नहीं था। यहाँ पर बोला गया है कि स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो JB कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी। यहाँ यारी लिख दिया है, सी राजगोपालाचारी रहेगा, ठीक है ना। और इनमें से कोई नहीं। देखो लग रहा है मतलब उसका ध्यान नहीं था, लेकिन अगले बार से इस तरह टाइपिंग में मिस्टेक नहीं होगा, मैं उसको फोन करके बोल दूंगा, ठीक है ना। इसका राइट आंसर सी राजगोपालाचारी हो जाएगा। सी राजगोपालाचारी इज राइट आंसर। कभी कभी होता है दिमाग ठिकाने नहीं रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का पहला वायसराय कौन था। विलियम बेटिंग और लॉर्ड कैनिंग और रॉबर्ट क्लाइव और लॉर्ड डलहौजी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग इज राइट आंसर। भारत का पहला वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का क्या नाम है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का क्या नाम है। मुख्यमंत्री से एक प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है ना। मुख्यमंत्री से अगर नहीं पूछा जाएगा तो उसी के जगह राज्यपाल से पूछा जाएगा। अगर राज्यपाल से भी नहीं पूछा जाएगा तो राज्य के राजधानी से पूछा जाएगा, लेकिन पूछा तो जाना ही है। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का क्या नाम है, ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ। इसका आंसर आप लोगों को बताना है, ठीक है ना। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का क्या नाम है और तमिलनाडु के राज्यपाल का क्या नाम है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कानपुर उत्तर प्रदेश किस नदी के
किनारे स्थित है, मतलब कानपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो ये किस नदी के किनारे स्थित है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, कृष्णा नदी, उसके बाद से दिया है आपका गंगा नदी, मांडवी नदी और सनकोश नदी। तो इसका राइट आंसर गंगा नदी हो जाएगा। गंगा नदी इज राइट आंसर। अभी आप लोग के सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। अब सामान्य विज्ञान की तरफ चलते हैं। सामान्य विज्ञान का पहला प्रश्न है कि लोहे पर जंग लगना कौन सा परिवर्तन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार इंडियन आर्मी के पेपर में प्रश्न पूछा जा चुका है। ये प्रश्न बहुत पुराना है और इस साल भी ये प्रश्न अग्निवीर के पेपर में पूछा गया था। चाहे आप अग्निवीर जीडी की तैयारी कर रहे हो, चाहे अग्निवीर ट्रेडमैन की तैयारी कर रहे हो, चाहे अग्निवीर WMP की तैयारी कर रहे हो, चाहे क्लर्क की तैयारी कर रहे हो, चाहे टेक्निकल की तैयारी कर रहे हो, इस प्रश्न को आप लोग याद जरूर रखना, ठीक है ना। लोहे पर जंग लगना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। रासायनिक परिवर्तन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि शरीर में रक्त कहाँ शुद्ध होता है? शरीर में रक्त कहाँ शुद्ध होता है? फेफड़ों में, हृदय में, किडनी में और गुर्दे में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर गुर्दे में हो जाएगा, ठीक है ना। शरीर में जो रक्त होता है, जो खून होता है, वो कहाँ पर शुद्ध होता है? तो वो गुर्दे में शुद्ध होता है। हमारे शरीर में जो खून होता है ना, वो गुर्दे में शुद्ध होता है। और फेफड़ों से क्या होता है, ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं। देखो, परमाणु के नाभिक में क्या उपस्थित होते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है। तो इसका राइट आंसर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन हो जाएगा। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज राइट आंसर। परमाणु का जो नाभिक होता है ना, उसमें प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन तो इसके बाहर होते हैं, ठीक है ना। अभी देखो, यहाँ भी रौनक भाई टाइपिंग करने में थोड़ा मिस्टेक किया है, अक्षर में कोई मिस्टेक नहीं किया है। ये जो ऊपर प्रश्न दिखाई दे रहा है, तो नीचे वाले में थोड़ा गैप होना चाहिए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर गैप नहीं दिया है और उसको मैं बोला भी था फोन करके कि गैप दे देना, लेकिन नहीं दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि समुद्र तट से ऊंचाई मापने वाले यंत्र को लिखा गया है कि किस नाम से जाना जाता है? तो समुद्र तट से ऊंचाई मापने वाले यंत्र को किस नाम से जाना जाता है? समुद्र तल रहेगा, ठीक है ना। समुद्र तल से ऊंचाई मापने वाले यंत्र को किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पर आप लोग तल बना लेना, ठीक है ना। टाइपिंग करने में थोड़ा बहुत मिस्टेक कर दिया है। अल्टीमीटर, फैक्टोमीटर, यहाँ फायदोमीटर रहेगा, उसकी वजह से लैक्टोमीटर और बैरोमीटर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर अल्टीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। समुद्र तल से ऊंचाई मापने वाले यंत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो अल्टीमीटर से जाना जाता है। और समुद्र की गहराई मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? फायदोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। और दूध की शुद्धता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो दूध की शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर की प्रयोग किया जाता है। और ये बैरोमीटर का प्रयोग कब किया जाता है, ये भी मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ, तो ये आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। प्रश्न है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? नियोपन, आइसोप्रीन यहाँ पर रहेगा, ठीक है ना। ये भी कई बार मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। उसके बाद से क्लोरोफिल्म और वाइनिल क्लोराइड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका आइसोप्रीन हो जाएगा। आइसोप्रीन इज राइट आंसर। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो ये आइसोप्रीन का बहुलक है। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। अभी टाइपिंग में जो इधर उधर थोड़ा बहुत मिस्टेक हुआ ना, उसको लेकर आप लोग परेशान नहीं होना। जितना भी मिस्टेक हुआ था वो सारी चीजें मैं आप लोगों को सही सही बता दिया हूँ। आगे से मिस्टेक नहीं होगा, रोज रोज नई मिस्टेक होता है। आप लोग देखते हो ना, हमेशा पूरा का पूरा PDF सही बनता है, लेकिन आज थोड़ा बहुत लग रहा है चंचल ने बनाया है, इसलिए थोड़ा बहुत मिस्टेक कर दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जर्मन सिल्वर मिश्र धातु है। जर्मन सिल्वर मिश्र धातु है, इस बार ये प्रश्न पूछा गया था। तो सीसा व टीन, टीन व कापर, निकिल व तथा जिंक, तांबा व एल्यूमिनियम है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा निकिल तथा जिंक, ठीक है ना। निकिल तथा जिंक इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि वाटर गैस किसका मिश्रण है? वाटर गैस किसका मिश्रण है? CO प्लस H2। ये आप सभी लोगों को पता होगा कि इसी का मिश्रण है, ठीक है ना। CO प्लस H2 का मिश्रण है वाटर गैस। नेक्स्ट प्रश्न है पदार्थ की, ये आप लोग काट देना, ठीक है ना। इसको मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये आप लोगों को लिखना है। अति शीतित रहेगा, ठीक है ना। अति शीतित आप लोग अपने कॉपी में लिख लो। अति शीतित यहाँ पर आप लोग लिख लेना, इसको आप लोग लिख लेना, ठीक है ना। यहाँ पर सही से लिखा नहीं गया है, लेकिन ये नहीं रहेगा, टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। पदार्थ की अति शीतित द्रव अवस्था है।
पदार्थ की अतिशीतित द्रव अवस्था है। द्रव्य हो जाएगा, गैस हो जाएगा, प्लाज्मा हो जाएगा, वास आइंस्टीन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वास आइंस्टीन होगा, ठीक है ना। ये वास तो सही है लेकिन ये आइंस्टीन सही नहीं है। इसको भी मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। पता नहीं क्या हो गया था यार रौनक भाई को। मुझे तो मतलब ये वीडियो बनाने का मन ही नहीं कर रहा है, लेकिन मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, लिख लेना, ठीक है ना। थोड़ा मेहनत आज कर लो। लग रहा है वो कहीं जाने वाला था, जल्दी जल्दी में बना दिया है। इसको आप लोग लिख लेना, ठीक है ना। और ये प्रश्न पूछा गया ना, इसलिए इस प्रश्न को मैं यहाँ पर रखा हूँ। ये प्रश्न इस बार अग्निवीर के पेपर में पूछा गया था, तो इसको आप लोग उतार लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि श्यानता का मात्रक है। श्यानता का मात्रक क्या है? न्यूट्रॉन, न्यूटन सेकेंड और पॉइज और ओम है। तो इसका राइट आंसर पॉइज हो जाएगा। पॉइज इज राइट आंसर। इसको आप लोग को अपने कॉपी में लिख लेना है। ये नहीं सोचना कि यार ये याद नहीं होगा, ये याद नहीं होगा। जो लगता है कि ये याद नहीं होगा ना, वही आ जाता है। तो इसलिए आप लोग इसको अपने कॉपी में लिख लेना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि किस योग के प्रति हमारे शरीर की प्रतिरोधकता को कहते हैं। ये क्या लिखा है यार? किस रोग के प्रति हमारे शरीर की प्रतिरोधकता को कहते हैं। शरीर की सही है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिजन, प्रतिरक्षा, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर प्रतिरक्षा हो जाएगा। प्रतिरक्षा इज राइट आंसर। पता है क्या होता है? देखो, चाहे आप भर्ती देख रहे हो, चाहे किसी भी फील्ड में हो, मतलब जब बार बार मिस्टेक होता है ना आपसे, तो फिर आप कंफ्यूजन में पड़ जाते हो। मतलब काफी ज्यादा जैसे प्रभाव पड़ता है उस चीज का। तो इसी तरह से यहाँ हमारा भी पड़ रहा है। जैसे मतलब बार बार कोई क्वेश्चन गलत जब देखने को मिल रहा है ना, टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, तो इसलिए मेरा कॉन्फिडेंस लेवल गिर जा रहा है। जिस तरह से पढ़ाता हूँ, जिस तरह से आप लोग को बताता हूँ, उस तरह से नहीं बता पा रहा हूँ। और यही हर फील्ड में होता है। अगर आप मतलब किसी का भी तैयारी कर रहे हो, बार बार फेल होगे, बार बार दौड़ नहीं निकलेगा, कहीं ना कहीं छट जाओगे, तो जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वो एकदम नीचे गिर जाएगा। मतलब आप सोचोगे नहीं, आप सोचोगे यार हमसे तो कभी हो ही नहीं पाएगा, हमारा नौकरी नहीं लगेगा, हमको वर्दी नहीं मिलेगी। सबका हो जाएगा लेकिन हमारा नहीं होगा। ये कैसे होता है? बार बार हार मिलने पर होता है। इसको मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस जीव का श्वसन अंग त्वचा है। तो किस जीव का श्वसन अंग त्वचा है? पक्षी, मनुष्य, केचुआ और सांप है। तो इसका राइट आंसर केचुआ हो जाएगा। केचुआ इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मछलियों का उत्सर्जित अंग है फेफड़ा, त्वचा, वृक्क और यकृत है। तो इसका राइट आंसर वृक्क हो जाएगा। वृक्क इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि किसके दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है। किसके दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है? गाय, भैंस, बकरी और भेड़ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर भैंसिया हो जाएगा, ठीक है ना। किसके दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है? तो भैंसिया के दूध में, मतलब भैंस के दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है। सर्वाधिक वसा मतलब सबसे ज्यादा वसा पाई जाती है, ठीक है ना। ये तो मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ कि कार्बोहाइड्रेट की सर्वाधिक मात्रा किस में होती है। कार्बोहाइड्रेट से सबसे ज्यादा क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है, ठीक है ना। और कार्बोहाइड्रेट की सर्वाधिक मात्रा मतलब सबसे ज्यादा मात्रा किस में होती है? चना, चावल, गेहूं और मक्का। तो इसका राइट आंसर चावल हो जाएगा। चावल इज राइट आंसर। चावल चाप चाप के खाना, ठीक है ना, तभी ऊर्जा मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रति ग्राम भोजन में सर्वाधिक ऊर्जा देने वाला स्रोत है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन है। इसका राइट आंसर वसा हो जाएगा। वसा इज राइट आंसर। प्रति ग्राम भोजन में सर्वाधिक ऊर्जा देने वाला स्रोत कौन सा है? तो ये वसा है। अभी आप लोग के 30 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। इन 30 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना, और ईमानदारी पूर्वक से पढ़ते भी रहना, ठीक है ना। अगर अपने साथ बेईमानी करोगे ना, कंजूसी करोगे कि नहीं आज नहीं पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, ये नहीं याद करेंगे, वो नहीं याद करेंगे, तो कुछ नहीं होने वाला है मेरे भाई। देखो, मुझे तो वीडियो बनाना पड़ता है, और वीडियो बनाने के पीछे मैं 7-8 घंटा लगा देता हूँ, बहुत ज्यादा टाइम लगा देता हूँ। उसकी वजह से जो टाइम बचता है उस टाइम में पढ़ता हूँ। और आप लोगों को तो वीडियो बनाना नहीं है, इसलिए आप लोगों को पढ़ाई करते रहना है, ठीक है ना। और एकदम अच्छे से पढ़ाई करना है। अगर सिर्फ मुझे पढ़ाई करना रहता ना, कोई मेरा बड़ा भाई होता, तो भाई मतलब मैं क्या बताऊँ यार, बहुत अच्छे से पढ़ाई करता, मजा आ जाता, कहीं ना कहीं पेपर निकाल देते और अच्छा वाला पेपर निकालते। तो भाई आप लोग को सब कुछ मिला है, आप लोग पढ़ाई अच्छे से करना, ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।